नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। कुछ दिन पहले तक जो ड्रोन फिल्मों में एरियल शॉट्स फिल्माने और शादी ब्याहों में अलग किस्म के शॉट्स लेने के लिए जाने जाते थे, वही ड्रोन्स अब न सिर्फ रोजगार का बड़ा जरिया बनकर उभरे हैं, बल्कि आपदा, निगरानी और कृषि जैसे क्षेत्रों में भी बड़े मददगार साबित हो रहे हैं। हालांकि ड्रोन्स को लेकर अपने देश में कोई खास नियम नहीं थे, लेकिन दुनिया भर में इसके व्यापक इस्तेमाल को देखते हुए भारत में पहली बार ड्रोन्स को लेकर नए नियम लागू होने जा रहे हैं। सरकार ने इसके लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। खास बात यह है कि यह पूरा सिस्टम डिजिटल होगा। भारत में ड्रोन्स का जो चलन है वो जिस तरह से बढ़ा है, उसे देखते हुए सरकार की ये नई नियमावली बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऐसे में विशेष में आज बात होगी ड्रोन्स को लेकर जारी नई नियमावली की। जानेंगे क्यों ये महत्वपूर्ण है, कब से ये नए नियम लागू होंगे और किन किन क्षेत्रों में इससे फायदा मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। तो देश में ड्रोन के इस्तेमाल का चलन तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में इसे उड़ाने को लेकर तमाम नियमों का इंतजार काफी वक्त से हो रहा था, लेकिन अब सरकार ने इसके लिए नए नियमों की घोषणा कर दी है। यह नियमावली 1 दिसंबर से पूरे देश में लागू की जाएगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए अनुमति लेने के नए नियमों के साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी विकसित किया है। सरकार के मुताबिक ड्रोन के इस्तेमाल से रोजगार बढ़ने के साथ ही आपदा, राहत और कृषि के क्षेत्र में मदद मिलेगी। भारत में ड्रोन उड़ाने को लेकर कई तरह की सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, लेकिन जल्द ही देश में ड्रोन उड़ाने को कानूनी मंजूरी मिलेगी। नागर विमानन मंत्रालय ने इसके लिए एक गाइडलाइन तैयार कर ली है, जिसके तहत 1 दिसंबर से आम नागरिक ड्रोन उड़ा सकेंगे। हालांकि इसके लिए उपयोगकर्ताओं को अपने ड्रोन, पायलट और मालिकों का एक बार रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। ड्रोन के सुरक्षित इस्तेमाल के मकसद से सरकार ने ये गाइडलाइन तैयार की है। नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु के मुताबिक ड्रोन एविएशन सेक्टर में नई क्रांति लेकर आया है और इसके बेहतर इस्तेमाल से कई समस्याओं से मुकाबला करने में आसानी होगी। बहुत बड़े मात्रा में उसमें लोगों को रोजगार भी मिलेंगे, क्योंकि यदि उसको आप देश में उसको बनाएंगे तो उसको देश में रोजगार भी मिलेंगे और अनेक क्षेत्र में उसका काम किया जाएगा। जैसे कि कोई नैसर्गिक आपदा भी आती है तो उसमें भी उसका इस्तेमाल किया जाएगा, या कृषि क्षेत्र में भी उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र में उसका काम किया जाएगा। ड्रोन्स को कुल 5 कैटेगरी में बांटा गया है। 250 ग्राम से कम वजन का नैनो, 250 ग्राम से ज्यादा और 2 किलो से कम के माइक्रो, 2 किलो से 25 किलो तक मिनी, 25 से 150 किलो के स्मॉल और 150 किलो से ज्यादा के लार्ज कैटेगरी के ड्रोन होंगे। नैनो के अलावा NTRO, ARC और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसियों के ड्रोन छोड़कर सभी को रजिस्टर करवाना होगा और ड्रोन को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। एयर स्पेस को 3 भागों, रेड जोन, इसमें उड़ान की परमिशन नहीं होगी, नियंत्रित वायु क्षेत्र वाले, येलो जोन और ऑटो परमिशन के लिए ग्रीन जोन में बांटा गया है। ड्रोन इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल ऐप के जरिए अनुमति लेनी होगी और तुरंत ही स्वचालित तरीके से जानकारी मिल जाएगी। डिजिटल अनुमति के बिना उड़ान भरने वाले कोई भी ड्रोन टेक ऑफ नहीं कर सकेगा। डिजिटल स्काई जिला पुलिस मुख्यालय से जोड़ा जाएगा और खास बात यह है कि किसी भी अनुमति के लिए डिजिटल प्रावधान होंगे। We are going to be using an all digital platform to enable you to get the drone operator permit, to get your drone registered and to get your flight registered. This all digital platform is unique. We call it Digital Sky. And that is the first one of its kind around the world. तो पिछले कुछ सालों से इस बात की एक ज़रूरत थी कि ड्रोन्स को रेगुलेट करा जाए, क्योंकि ड्रोन्स का जहाँ पे एक पॉजिटिव यूज़ है, उनके रिस्क फैक्टर्स भी बहुत हैं। ख़ास तौर पे जब आप एयर स्पेस में आप उन्हें उड़ा रहे हैं, एक ऊंचाई से ज़्यादा ले जाते हैं, तो जो आपके जहाज़ उड़ रहे हैं, दूसरे कॉस्टली इंस्टॉलेशंस हैं, फिर जो आपका सिक्योरिटी सेंसिटिव जोन है, सेफ्टी सेंसिटिव जोन है, उनमें वो पेनिट्रेट करके आपको डैमेज कर दें या कोई एक्सप्लोसिव डिवाइस लेके चले जाएं। तो इसलिए अब उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि हमारे एक ड्रोन पॉलिसी हो। विदेशों में, दूसरे देशों में पॉलिसी बन गई हैं,
तो अभी जो भारत सरकार ने एक पॉलिसी निकाली है वो अच्छा प्रयास है, धीरे धीरे इसमें और इम्प्रूवमेंट आएगा। पर ज़्यादातर इस पॉलिसी को जो बनाया है वो एक तरह से जिस तरह से आप एयरक्राफ्ट ऑपरेट करते हैं उसी तरह से उसको कर दिया गया है। नए नियमन के तहत ड्रोनों को हवाई अड्डों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तटरेखा, सचिवालय परिसर के पास उड़ने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा सामरिक ठिकानों, अहम सैन्य प्रतिष्ठानों और राजधानी में विजय चौक के आसपास भी ड्रोन नहीं मंडरा सकेंगे। जानकारों के मुताबिक अभी तक ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर साफगोई नहीं थी, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नियमावली लागू होने से तस्वीर साफ होगी। Anybody violating the rule can be prosecuted, they can be punished. That has also been now provided, made clear. But अभी भी ये शुरुआत का पॉलिसी है, इसमें आगे आगे और चेंजेस भी हो सकते हैं। पर यह है कि अब एक क्लैरिटी ये आ रहा है कि किसके लिए लाइसेंस चाहिए, किसके लिए लाइसेंस नहीं चाहिए। ड्रोन का लाइसेंस लेने के भी कुछ नियम बनाए गए हैं। मसलन इसके लिए आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, 10वीं क्लास तक पढ़ाई होनी चाहिए और ड्रोन के लिए बुनियादी जानकारी भी जरूरी है। केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि नए नियमन के तहत कृषि, स्वास्थ्य, आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में ड्रोन का वाणिज्यिक इस्तेमाल आगामी 1 दिसंबर से प्रभावी होगा, लेकिन खाद्य सामग्री समेत अन्य वस्तुओं की आपूर्ति की अनुमति फिलहाल नहीं दी जाएगी। नियमन के मुताबिक सभी असैन्य ड्रोन परिचालन को सिर्फ दिन के समय के लिए सीमित रखा जाएगा और उड़ान सिर्फ उन्हीं जगहों तक सीमित रहेगी जहां दृश्यता अच्छी रहेगी। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। तो नए नियम आ चुके हैं, लेकिन अब ये जान लेते हैं कि ड्रोन दरअसल कहां-कहां इस्तेमाल हो रहा है। आपने देखा होगा कि शादी ब्याह हो या फिल्में, ड्रोन्स का इस्तेमाल बीते कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है। लेकिन ड्रोन्स का इस्तेमाल यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये टोही विमान नागरिक सुरक्षा से लेकर ई-कॉमर्स के बाजार तक अपनी उपयोगिता साबित कर रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे। अप्रैल 2015 में नेपाल में आए इस विनाशकारी भूकंप से पूरी दुनिया हिल गई, लेकिन इस भूकंप की भयावहता असल में इन तस्वीरों से दुनिया तक पहुंची। ये तस्वीरें ड्रोन से ली गई थीं। भारत में प्राकृतिक आपदाएं हर साल लाखों लोगों की जान लेती हैं। भूकंप के नजरिए से संवेदनशील पहाड़ी इलाके हों, मैदानी इलाकों में कहर बर्बादी, बाढ़ हो या तूफानों के साए में रह रहे तटीय इलाके, आपदा की स्थिति, राहत और बचाव के लिए ड्रोन बेहतर साबित हो सकते हैं। कई मौकों पर ड्रोन के इस्तेमाल से राहत एजेंसियों को काफी मदद भी मिली है। केरल में आई हाल ही में विनाशकारी बाढ़ का हाल जानने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और तब जाकर इसकी असल भयावहता का अंदाजा लग पाया। इन सब के अलावा ड्रोन का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी इस्तेमाल खेती में हो रहा है। दुनिया के कई देशों में किसान ड्रोन के जरिए फसलों की निगरानी से लेकर दवा का छिड़काव तक कर रहे हैं। भारत के कई इलाकों में ड्रोन से खेती फायदेमंद साबित हो रही है। देखिए, ड्रोन का सबसे पहला तो ये है कि बहुत ही व्यापक रोल है। अभी आप देखिए शादी ब्याहों में सब जगह कैमरास जो चल रहे हैं वो ड्रोन के थ्रू हैं। दूसरा आपका ट्रैफिक पुलिस है, तो आप उसके माध्यम से कहाँ पे एक जगह बैठ के सारे एरिया की सर्विलेंस कर सकते हैं। तीसरा जो आपका एग्रीकल्चर एप्लीकेशन है, कहाँ फर्टिलाइजिंग करनी है, कहाँ पे उसकी मैपिंग है, मैपिंग के लिए इसका बहुत व्यापक प्रयोग होता है। और धीरे धीरे कुछ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस अपनी प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए उसका प्रयोग करने लगे हैं और अभी तो इसकी शुरुआत है और दिन रात जो है इसके नए नए प्रयोग जो हैं निकलने शुरू हुए हैं। ड्रोन का एक बड़ा इस्तेमाल कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी हो रहा है। सहारनपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा के दौरान भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया था, जिससे पुलिस को हालात पर नजर रखने में काफी मदद मिली थी। इसके अलावा हैदराबाद पुलिस भी शहर में महिला सुरक्षा के लिए ड्रोन का इस्तेमाल की तैयारी कर रही है। हैदराबाद पुलिस ने ड्रोन सर्विलांस के जरिए असामाजिक तत्वों पर नजर रखने की कवायद शुरू कर दी है। तेलंगाना के करीमनगर में ही नदियों और तालाबों के आसपास खुले में शौच करने वालों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का प्रयोग शुरू हुआ है। यानी स्वच्छ भारत अभियान तक में ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे है ना कि ये एक आज की ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि ड्रोन्स के अब कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन को आप रोक नहीं सकते हैं। उसका व्यापक प्रयोग हो रहा है। जैसे आप देखिए मोबाइल जैसे एक व्यापक तौर पे आ गया। कल को आप देखेंगे इसके थ्रू आप सोलर सेल्स ले जाएंगे, जहाँ रिमोट एरिया में आप कम्युनिकेशन
के लिए सैटेलाइट्स नहीं ला सकते हैं, वहाँ पे आप ले जा पाएंगे। दूसरी बात इसके थ्रू जैसे आपदा है, विपदा है, उसमें आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। हाल ही में भारतीय रेल की सुरक्षा और क्षमता बढ़ाने के लिए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और ट्रैक मेंटेनेंस की निगरानी और चेकिंग के लिए अब रेलवे ने बड़े पैमाने पर ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल का फैसला किया है। इसके साथ ही राहत और बचाव अभियान की गतिविधियों की निगरानी और महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति के लिए रेलवे द्वारा ड्रोन तैनात किए जाएंगे। रेलवे जल्द ही अपने सभी डिवीजन और जोन में ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल शुरू करने वाला है। जबलपुर हेडक्वार्टर में सबसे पहले ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल शुरू किया गया है, जबकि जबलपुर के दूसरे इलाकों भोपाल और कोटा डिवीजन में भी ड्रोन कैमरों का ट्रायल किया गया है। Already there are many uses which it is being used in a small way now. जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट है, ट्रैफिक पुलिस जो है ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ट्रैफिक तो सैटेलाइट से भी मॉनिटर हो सकता है, लेकिन ड्रोन से वो ज़्यादा माइक्रो मॉनिटरिंग हो सकता है। जैसे सैटेलाइट एक पूरा एरिया का बताता है, लेकिन ड्रोन से एक एक गली की, एक एक स्मॉल लेन की, एक एक स्ट्रीट की ट्रैफिक मॉनिटर हो सकता है और उस इंफॉर्मेशन से ट्रैफिक डाइवर्शन कर सकते हैं, ट्रैफिक जैम वगैरह अवॉइड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में बहुत काम आ सकता है। इसके अलावा सर्वेक्षण करने के लिए प्रोफेशनल फोटोग्राफी और हवाई मैपिंग में ड्रोन का इस्तेमाल फिलहाल हो रहा है। डीजीसीए की ओर से जारी नई ड्रोन पॉलिसी से ड्रोन के प्रोफेशनल इस्तेमाल में भी तेजी आएगी। कई ई कॉमर्स कंपनियों ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। हाल ही में गूगल और अमेजॉन ने ड्रोन के माध्यम से सामान की होम डिलीवरी करने की तैयारी की है। अमेजॉन ने पिछले साल ही भारत में ड्रोन विमानों की तैनाती के लिए पेटेंट भी फाइल किया है। कंपनी की योजना ड्रोन के जरिए घर घर सामान पहुंचाने की है। हालांकि नई ड्रोन नीति के मुताबिक अभी इन कंपनियों को ड्रोन के जरिए होम डिलीवरी में थोड़ा और इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया में जैसे जैसे साइबर वॉर और स्पेस वॉर की आशंका बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हाईटेक टोही विमान या ड्रोन्स की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। सीमा पार से आने वाली चुनौतियों को देखते हुए भारतीय सेना में भी ड्रोन्स की जरूरत महसूस की जा रही है और बढ़ती जा रही है। देखते हैं ड्रोन्स का सैन्य इस्तेमाल कैसे हो रहा है या इसकी तैयारी कैसी है। अमेरिकी सेना के ये ड्रोन्स पाकिस्तान के सीमांत कबायली इलाकों में तालिबान लड़ाकों की खोज में जुटे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान को उखाड़ फेंकने में ये ड्रोन बेहद कारगर साबित हुए। दुर्गम पहाड़ी और कबायली इलाकों में जहां किसी अनजान आदमी का पहुंचना लगभग नामुमकिन होता है, वहां बंकरों में छिपे आतंकियों का पता लगाने और उन्हें खत्म करने में इन ड्रोन्स ने नाटो सैनिकों की काफी मदद की। तभी से सैन्य अभियानों में ड्रोन की अहमियत का पता पूरी दुनिया को लगा। ड्रोन्स के सामरिक रणनीतिक महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान ने अमेरिकी ड्रोन्स को अपनी संप्रभुता पर खतरा तक बता दिया था। फॉर द यूज ऑफ इंडियन आर्मी और एयर फोर्स और नेवी, these drones can be very useful, especially like very tough terrain, जैसे hilly areas है where the climate is very harsh like Siachen etc. वहाँ पे जहाँ human beings cannot go and monitor the border etc. Their drones can be used, robots can be used. Drone cameras are already very popular all over the world, so though they can be used to go and monitor the situation in the borders. सीमा के आर पार कुछ इसी तरह की चुनौतियों का सामना भारत भी कर रहा है। यही वजह है कि सेना में ड्रोन्स और उनसे जुड़ी तकनीक की जरूरत बढ़ती जा रही है। रक्षा मंत्रालय की टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव एंड कैपेबिलिटीज रोड मैप 2018 नाम की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले एक दशक में देश की सेना को 400 ड्रोन्स की जरूरत होगी। रक्षा मंत्रालय की इस रिपोर्ट में जो रोड मैप जारी किया गया है, उसके मुताबिक ड्रोन्स के अलावा सेना और नेवी को 30 से ज्यादा ऐसे लड़ाकू एयरक्राफ्ट्स की जरूरत है जिन्हें बिना पायलट के उड़ाया जा सके। रोड मैप में कहा गया है कि सैन्य बलों को कम और लंबी दूरी के लड़ाकू आरपीए यानी रिमोट पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम की जरूरत है, जिसमें 30,000 फीट ऊंचाई तक उड़ान भरने की क्षमता हो। साथ ही ऐसे विमानों से 24 घंटे संपर्क साधना भी मुमकिन हो। इसके अलावा ड्रोन के पास ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि वो जमीन और समुद्र से 20 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मनों पर निशाना साध सके। देखिए, आज की डेट में जितनी वारफेयर है वो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर हो गई है और ड्रोन्स को सबसे पहले सेना के क्षेत्र में ही प्रयोग करा गया है। ख़ासतौर पे नेवी है,
बॉर्डर एरियाज़ हैं जहाँ पे मैंड व्हीकल को भेजना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरी बात ये समुद्र इतना बड़ा होता है कि आपको आगे कहाँ पे क्या वैसा वेदर है, दुश्मन कहाँ है, कौन सा इलाका है, शत्रु कहाँ छिपा हुआ है, तो ड्रोन के माध्यम से आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। सीमा के दोनों तरफ होने वाली आतंकी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने रक्षा अनुसंधान संस्थान यानी DRDO को रुस्तम सीरीज के UAV यानी मानव रहित विमान बनाने की मंजूरी दी। अमेरिकी टोही विमानों की तर्ज पर बने रुस्तम 2 का सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। इससे पहले इसी श्रेणी का रुस्तम 1 का सफल परीक्षण नवंबर 2009 में ही हो चुका है। भारत को साइबर वॉर और स्पेस वॉर के इस दौर में हाईटेक टोही विमानों की सख्त जरूरत है, जो बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ हर तरह के दुश्मनों की हरकत पर पैनी नजर रख सके। ड्रोन का जो फ़ायदा है, तो जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेरेन होगा, जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट एरिया होगा, उतना ही ड्रोन का फ़ायदा है। क्योंकि एक सोल्जर को या कमांडो को उस जगह में जाके बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और बहुत रिस्की भी है। तो लॉस ऑफ ए ह्यूमन लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस। वो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत है। वो ज़िंदगी जो एक बार जाएगी तो वापस नहीं आएगी। अगर ड्रोन एक बार चली जाएगी तो दूसरा ड्रोन बना सकते हैं। तो इस देयरफॉर टेक्नोलॉजी कैन यूज़ रोबो इन अ वेरी बिग वे फॉर डिफेंस फोर्सेस। इससे पहले सरकार ने सेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इजराइल से भी ड्रोन खरीदे हैं। एक अनुमान के मुताबिक मौजूदा समय में सेना के पास करीब 200 ड्रोन हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हालांकि ड्रोन हमारे बीच में काफी अरसे से हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इनका इस्तेमाल इस कदर बढ़ा है कि ये जीवन के कई क्षेत्रों में नजर आने लगे हैं। ड्रोन या UAV के विकास की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। आइए देख लेते हैं ये रिपोर्ट। ड्रोन यानी हवा में उड़ान भरती मशीन, जिसे हम रिमोट या मोबाइल के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। इसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल या मानव रहित विमान कहा जाता है। कुछ लोग इसे यांत्रिक पक्षी भी कह देते हैं। हमारे आसमान में कितने ड्रोन उड़ान भर रहे हैं, इसे लेकर कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है, लेकिन सामान डिलीवर करने से लेकर शहरी परिवहन में और निगरानी से लेकर कृषि कार्यों में ड्रोन जबरदस्त योगदान दे रहे हैं। ये कुछ उन खिलौना विमान और हेलीकॉप्टर्स जैसा ही है जिन्हें रेडियो रिमोट की सहायता से उड़ाया जाता है। हालांकि ये उन रिमोट संचालित खिलौनों से इसलिए बेहतर है क्योंकि ये एंड्रॉयड मोबाइल से भी संचालित हो सकता है, और उनसे इसलिए बेहतर है कि ये न सिर्फ लंबे वक्त तक हवा में रह सकता है, बल्कि लंबी दूरी भी तय कर सकता है। देखिए, ड्रोन एक मानव रहित यान है और पहले एक ज़माने में एक एरो स्पोर्ट्स की तरह से इसकी शुरुआत हुई। अब धीरे धीरे उनमें बहुत तकनीकी तरक्की आ गई है और अब इन यानों की क्षमता बहुत बढ़ गई है, इनकी रेंज बहुत बढ़ गई है। एक ज़माना था बहुत लिमिटेड रेंज में जा सकते थे, अब ये बहुत दूर तक जा सकते हैं और इनका प्रयोग अब बहुत व्यापक हो गया है। पहला ड्रोन कब बना, इसे लेकर कोई निश्चित दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन पहला मानव रहित विमान बनाने की कोशिशें पहले विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुईं। 1918 में अमेरिकी सेना ने हवाई टारपीडो का निर्माण शुरू किया। कैटरिंग बग नाम के इस यंत्र के कुछ सफल परीक्षण हुए, लेकिन इसका पूर्ण विकास होने से पहले ही विश्व युद्ध खत्म हो गया। हालांकि इसके बाद फिर से मानव रहित यंत्र उड़ाने पर परीक्षण जारी रहे। 1935 में यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स ने द क्वीन बी नाम का रेडियो तरंगों से संचालित और निर्देशित पायलट रहित विमान तैयार किया। इसके लिए पहली बार ड्रोन शब्द का इस्तेमाल हुआ। ज़्यादातर जो है वो हॉबी पर्पस और रिक्रिएशनल पर्पस से ही शुरू में यहाँ पे ड्रोन्स वगैरह यूज़ होना शुरू हुआ है। मोर लाइक चिल्ड्रंस टॉय और इन कॉलेजेस एंड स्कूल्स स्टूडेंट्स फॉर देयर ओन प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा दे मेक ड्रोन्स and fly them. This happens in many colleges and schools, especially the ones which are very close to aero clubs, etc., because they then collaborate and use them for their recreational purposes as well as their educational purposes. But now people find that there are more and more use in deploying them for commercial purposes. जर्मनी के पीनोमुंद आर्मी रिसर्च सेंटर ने 1942 में V1 फ्लाइंग बॉम्ब का परीक्षण किया। इस दौरान अमेरिकी सेना ने भी ड्रोन को निशाना साधने और प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। अमेरिका के B-17 फ्लाइंग फोर्टिस नाम के ड्रोन ने 6 अगस्त 1946 को मुरोक आर्मी एयरफील्ड से उड़ान भरी। अमेरिका ने वियतनाम युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में UAV तैनात किए। इस दौरान ड्रोन्स का इस्तेमाल पर्चे गिराने
और टोही गतिविधियों के लिए हुआ। हालांकि पहली बार किसी को निशाना बनाने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल फरवरी 2002 में हुआ। देखिए, ड्रोन्स की शुरुआत ऑलमोस्ट जो है जब से एविएशन की शुरुआत हुई है तब से हुई है। इसका कोई कमर्शियल यूज़ नहीं हुआ है, पर इसमें ज़्यादा जो प्रगति हुई है वो पिछले 35 से 40 साल में हुई है। और अब स्पीड, हाइट और डिस्टेंस के लिए वो इतने कैपेबल हो गए हैं कि जो काम एक बड़ा युद्धक विमान कर सकता है वो एक ड्रोन भी कर सकता है। 4 फरवरी 2002 को CIA ने अफगानिस्तान के पक्टिया प्रांत में ओसामा बिन लादेन को निशाना बनाने के लिए खोस्त कस्बे में ड्रोन से हमला किया। हालांकि जिस जगह को निशाना बनाया गया ओसामा वहां नहीं था, लेकिन अफगानिस्तान के आकाश में अमेरिकी ड्रोन्स इससे पहले भी उड़ान भर रहे थे। इसके बाद से दुनिया भर में अमेरिकी ड्रोन्स के जरिए निगरानी के कार्यक्रम चलाए गए। इसी दौरान इजराइल और ईरान जैसे देशों में भी सैन्य और जासूसी ड्रोन्स का विकास किया गया। भारत में DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कई श्रेणी के ड्रोन का विकास कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष, लेकिन आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं और वहां पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। नमस्कार।